नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। और मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोट पड़े हैं। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका। देखिए, पहले चरण से थोड़ा इतर है दूसरे चरण का चुनाव। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस मोदी के नाम की गारंटी है जिसके आधार पर कोई चुनाव जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्थानीय समीकरण काम कर रहे हैं, उम्मीदवारों का चेहरा काम कर रहा है, जाति का रंग दिख रहा है। और कौन सी सीट कौन जीतेगा, पूर्वानुमान तो किया जाना चुनाव आयोग की तरफ से मनाही है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह बहुत ही तगड़े मुकाबले को प्रदर्शित कर रहे हैं। 2019 की तरह यह बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है कि बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए अलायंस चुनाव जीत गई है। आज जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका, किशनगंज को छोड़ दें तो बाकी 4 लोकसभा क्षेत्रों में जेडीयू ही काबिज है। और आज सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जेडीयू ही चुनाव लड़ रही थी। तो यदि हम एक एक सीट की बात करें, उसके पहले यह बताना चाहते हैं, गर्मी रही, भीषण गर्मी रही। लेकिन हमने 2 दिनों पहले भी चर्चा की थी कि ये वो इलाके हैं जहां प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 40% से अधिक मुसलमान हैं और वे बड़े फैक्टर बन जाते हैं। तो आज भी देखिए, मुसलमानों की लाइन दिखी है, लेकिन भागलपुर के शहरी बूथों पर हिंदुओं की लाइन बहुत ही कमजोर थी। बांका में राजपूत मतदाताओं ने अपना रुझान बिल्कुल स्पष्ट रखा है। पर एक बात और है, अति पिछड़े मतों की गुलबंदी इस बार अधिक दिखाई पड़ी। और कुशवाहा मत, जो पहले चरण के चुनाव में विभाजित होते दिखे थे, आरजेडी की ओर जाते दिखे थे, इस बार वह ट्रेंड नहीं दिखा, क्योंकि पूर्णिया छोड़ दे तो कहीं कुशवाहा उम्मीदवार सामने से भी नहीं था। तो यदि हम एक एक सीट की बात की शुरुआत करें तो देखिए, इस दर्शक और पूरे देश में बिहार में कहीं चुनाव लड़ा जा रहा था जिसके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण और लोगों की जिज्ञासा थी, तो वो जिज्ञासा थी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। अंतिम दिनों में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी। लेकिन आज चुनाव के जो ट्रेंड दिखे हैं, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, यह तो हम कह सकते हैं कि पूर्णिया में तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। उनकी वो कोशिश कि चुनाव को हम बीमा भारती और संतोष कुशवाहा के बीच ले जाएं, यह संभव नहीं हो पाया है। इस बात के संकेतक भी साफ साफ मिल रहे हैं पूर्णिया से कि 90%, 90% से भी अधिक हम कहें, मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने पप्पू यादव को वोट कर दिया है, निर्दलीय। तो लड़ाई सीधे तौर पर पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में हुई है। बीमा भारती कहां रहेंगी, कितना मत आएगा, कोई कह नहीं सकता है। उनका अपना विधानसभा क्षेत्र रुपौली, जहां से वह विधायक थी, अब तो इस्तीफा दे चुकी हैं आरजेडी में आने के लिए, तो रुपौली में वह आगे रहेंगी इस बात की गारंटी भी नहीं है। वह दूसरे नंबर पर रहेंगे इस बात की गारंटी भी नहीं है। और इसका आशय ये निकलता है कि बीमा भारती को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव की कोशिशें फेल हुई, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी फंसी है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में। पप्पू यादव के वोटर मुखर दिखाई पड़े, संतोष कुशवाहा के वोटर चुप्पा थे। और बीजेपी ने थोड़ी कम मेहनत की, लेकिन जेडीयू ने मेहनत की। जेडीयू ने अति पिछड़ी जातियों के वोट को समेटने की कोशिश की, लेकिन महादलित का वोट पप्पू यादव की ओर जाता दिखा और वह नारा काम कर गया। पप्पू यादव कौन है? पूर्णिया का बेटा है। वह नारा काम कर गया कि एक कॉल कीजिए और पप्पू यादव हाजिर। पूर्णिया के बारे में आपकी जानकारी अजीत जी।
देखिए, अभी एक तो पूर्णिया की बात करें हम लोग, उसके पहले जी, 5 सीटों का की एक ओवरऑल तस्वीर आपने जो बताई, उसको थोड़ा आगे उसको इलैबोरेट कर दें, उसको जी। थोड़ा बता दें अपने दर्शकों को। हुँ, ये पाँचों सीट जो हम लोग जब जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हुआ था, उस दिन भी इसकी चर्चा कर रहे थे, और ये हम लोग इस पर सहमत थे, हम दोनों लोग, कि वो जी, एक इस इन पाँचों क्षेत्रों की एक हिस्ट्री है, एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है और एक पैटर्न है वोटिंग का। और यही कारण था कि हमने पिछली बार भी बताया था कि 2014 में 4 सीटें यहाँ से जो महागठबंधन था उस समय वो जीता था। तो ये जी, महागठबंधन के लिए एक मजबूत क्षेत्र है उनके। हुँ, अगर इस इलाके में वो लड़ के बहुत अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर जी, पूरे बिहार में कुछ अच्छा करने की संभावना नहीं रह जाती है। ये बड़ी ज़िम्मेदारी बिल्कुल। के साथ हम कर रहे हैं। अगर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर, भागलपुर बांका। जैसे क्षेत्र में अगर कांग्रेस आरजेडी का अलायंस अच्छा नहीं करता है, और यहाँ नीतीश कुमार अगर पुल ऑफ कर लेते हैं, अपनी सीटें खींच लेते हैं वापस, जैसा आपने कहा कि महाद जो अत्यंत पिछड़ा वोट है वो वोट गया उनके साथ रहा, उन्होंने मेहनत की जेडीयू वालों ने, तो फिर जी, आगे के लिए गुंजाइश इंडिया ब्लॉक जो है उसके लिए कमजोर होती है। इस हुँ, लिहाज से भी ये बहुत दिलचस्प है। ये ज्यादा ज्यादा मतलब मतदान प्रतिशत वाला इलाका है, हुँ, मतलब हाई वोटिंग इलेक्ट्रॉन वोट कास्ट वाला इलाका है ये। जी, पिछली बार जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले चरण में बहुत मुश्किल से वोट 50% नहीं पहुंचा, हुँ, 49% पर जाकर के रुक गया। वैसे उसके पहले भी मतलब 2019 में भी उन 4 सीटों में 53% ही वोट हुए, जी, तो उससे 4% कम रह गया। हुँ, लेकिन इस बार का जो 5 सीटें हैं, ये पिछली बार भी यहाँ 63% पोल हुआ था। हुँ, इसका मतलब जो आपने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम और जो यादव वोट है, जो कमिटेड है वोटर, जहां पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए और दूसरी जगह जिसके लिए भी कमिटेड है, वहां उसने लाइन लगा के वोट दिया हो, तो बिल्कुल, उसकी वजह से मत प्रतिशत यहाँ बढ़ता है, बेटर होता है, और वो हम लोग देख भी रहे हैं कि पहले चरण से फिर बेटर हुआ। जी, लेकिन ये कुछ ऐसा उत्साह, फिर एक बार हम वो दोहरा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है कि मोदी को जिता के उनको प्रधानमंत्री बना देना है या उनको हरवा देना है और इस बार इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को मौका देना है। वो जी, उत्साह नदारद है, वो जोश लोगों में नहीं है, वो जुनून के साथ वोट डालने का वो कुछ नहीं दिख रहा है। एक हुँ, सामान्य सा मतदान का लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते दिखे हैं। अब इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये अभी समय के साथ और डेवलप मतलब और इस पर पता चलेगा जब आज देर रात 11 बजे के बाद चुनाव आयोग का फाइनल डाटा आएगा, तब पता चलेगा कि उसके जी, बाद क्या इसमें चीजें होती हैं। तो ये तो ओवरऑल तस्वीर है या इन 5 सीटों की। अब हम लोग पूर्णिया से शुरू करें। हम दिल्ली में हैं ज्ञानेश्वर जी, इतनी चर्चा वायनाड सीट की नहीं है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी बिल्कुल, सीट पर पोलिंग आज हुआ और वो भी बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला है। हुँ, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा की पत्नी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, राहुल गांधी। जी, और हुँ, इतना इतना प्रिकॉशन ले रही थी कांग्रेस पार्टी की, जब तक उस सीट पर पोलिंग नहीं हुआ है तब तक कुछ अनाउंस नहीं किया उन लोगों ने अमेठी में लड़ेंगे कि नहीं राहुल गांधी, ये रोक करके बिल्कुल, रखा गया। हुँ, तो उतना हाई प्रोफाइल, उतनी हाई प्रोफाइल सीट पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन लोगों को चर्चा करनी थी पूर्णिया हुँ, की। एक दो जगह जहां आज हमारी चर्चा हुई जिन चैनल्स पर, उन सब जगह लोग जानना चाहते थे कि पूर्णिया में क्या हो। जी, तो बिल्कुल, पूर्णिया इस सबसे ज्यादा दिलचस्पी वाला लोकसभा क्षेत्र रहा है अभी तक। अब जब 190 सीटों के मतदान हो गए तब हुँ, आगे भी हमको नहीं लगता है कि किसी और सीट की उतनी चर्चा होगी, और वो चर्चा सिर्फ पप्पू यादव की वजह से हो रही है। और पप्पू यादव को हराने के लिए जो स्टैंड लिया तेजस्वी यादव ने, उसकी जी, वजह से हो रही है। अगर हुँ, चुनाव नॉर्मल तरीके से होने देते, जैसे बाकी सब जगह नॉर्मल तरीके से चुनाव हो रहा है, कई जगह और भी निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं या ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है, किसी ने किसी सीट को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया। जी, अगर तेजस्वी यादव प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाते पूर्णिया को, तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, इतना हुँ, फोकस भी नहीं होता, और शायद पप्पू यादव को इतना एडवांटेज भी नहीं मिलता जितना उनको मिल गया। जी, जितना उनको बिल्कुल, एडवांटेज मिल गया, जितना उनके हुँ, ऊपर फोकस बन गया नेशनल मीडिया का, तो लोगों को भी लगा कि जरूर कुछ बात है जो इतनी चर्चा हो रही है, या इतना बड़ा, हुँ, इतना ज्यादा फोकस बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी पार्टी वहां बिठा दी, तमाम विधायकों को वहां बिठा दिया, अपने जाकर के उन्होंने यहाँ तक अपील कर दी कि अगर एनडीए को, अगर आप लोग इंडिया ब्लॉक को नहीं जिताना चाहते हैं तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए। जब जी, ये सब बातें हो जाती हैं तो चुनाव में एक अलग तरह की गर्मी आ जाती है, हुँ, जो उम्मीदवार है उसका भी हौसला बढ़ता है। तो ये हौसला, अपनी हिम्मत पहले से भी पप्पू यादव की थी, पहले से भी वो जीते हुए हैं उस सीट पर, और समाजवादी पार्टी और निर्दलीय जब जीते हुए हैं, तो निर्दलीय लड़ना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जी, लेकिन इतना फोकस होने की वजह से ये हुआ कि उनके साथ कुछ नए वोटर भी जुड़े। हुँ, जो वोट था, जो कोर वोट उनके साथ जुड़ना था, देखिए इस बार कोई कंफ्यूजन कहीं मतदाता में नहीं है, खासतौर से मुस्लिम मतदाता में, कि हमको किसको वोट देना है। उसको पहले बिल्कुल, भी नहीं पता था कि जो जी, जो एनडीए को, बीजेपी जेडीयू है या बीजेपी के साथ जो भी हो, जो एनडीए को हराएगा उसको वोट देना है, जो जी, एनडीए से लड़ता हुआ दिखेगा उसको वोट देना है। तो स्वाभाविक रूप से लड़ते हुए पप्पू यादव दिख रहे थे।
तो मुस्लिम वोट तो पूरी तरह से उनके साथ अलाइन हुआ ही। आप 90% कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि 100% जाएगा, क्योंकि जी। उनका वोटिंग का ट्रेंड 100% का होता है, वो उससे कम वोट नहीं करते, जितना वोट है उतना कर देते हैं वो। हुँ, तो वो 100 पूरा जाएगा अगर, तो फिर उसके साथ ही यादव गया, क्योंकि उसको भी जिताना था। उसको लगा कि जब इतना बड़ा 40% का एक वोट, एक ब्लॉक जा रहा है पूरा अगर पप्पू यादव की तरफ, तो हम इस कमिटमेंट के साथ कि हम हस्तिनापुर की गद्दी से, पाटलिपुत्र की गद्दी से तो बंधा नहीं है यादव। जी। ऐसा तो नहीं कि देश बिहार भर का यादव जो है लालू यादव के परिवार के साथ बना हुआ है। वो हुँ, तो हर जगह अलग-अलग तरह से वोट करता है। हम लोग कितनी बार चर्चा कर ही चुके हैं कि भाई जी। मधुबनी में वो अशोक यादव को वोट देगा ही देगा, उसको कोई हुँ, थोड़े रोकेगा। तो वैसे उसने पप्पू यादव को यहाँ यादव भी चुना, चूंकि मुसलमान जा रहे थे उसके साथ। हुँ, और हम बार-बार कहते रहे हैं कि उनके अपने एफर्ट से, अपने जो उनके कामकाज करने का तरीका है, उनका जो सद्भाव है, उससे हर वर्ग का कुछ ना कुछ वोट उनके साथ आएगा। बिल्कुल। जो अच्छा, जो वोट एक बड़ा वोट होता है ज्ञानेश्वर जी, जो एंटी इनकम्बेंसी का होता है। हर आदमी संतुष्ट नहीं होता है एमपी से, चाहे एमपी कितना भी अच्छा काम कर रहा हो। तो जी। संतोष कुशवाहा कितना भी अच्छा काम किए हों 10 साल, उनसे जो नाराज हुए होंगे लोग, हुँ, उनका वोट भी पप्पू यादव को गया है, क्योंकि उनको पता है कि यही लड़ रहे हैं। संतोष कुशवाहा को अगर कोई हराने के लिए वोट कर रहा है, या किसी तरह की नाराजगी उसकी नीतीश कुमार से है, तो वो वोट भी पप्पू यादव को गया है, चाहे वो उनकी इक्वेशन का वोट हो या ना हो, जो एंटी जी। इनकम्बेंसी का स्वाभाविक वोट होता है। तो ये सब कुल मिलाकर के उनकी वजह से वो लड़ाई हो गई। संतोष कुशवाहा को महादलित, अत्यंत पिछड़ा, महादलित नहीं, अत्यंत पिछड़ा का वोट, कुशवाहा का वोट। आपने ठीक कहा कि कुशवाहा इस बार नहीं टूटा है जैसे पहले टूटा था। और जी। यहीं पर आकर के ये भी समझने की बात होगी, हम लोग आगे खैर उस पर चर्चा करेंगे कि क्यों कुशवाहा नीतीश कुमार को दे देगा और बीजेपी के साथ क्यों बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं दिया। वहां वो अपने अलग अलग कारण है उसके। हुँ, अभी पूर्णिया का जो हम लोग समझ रहे हैं वो ये है कि बीमा भारती के साथ ये समस्या थी। अभी आप 4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो इंडिया ब्लॉक के, तारिक अनवर, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, अजीत शर्मा और जयप्रकाश यादव, ये जी। चारों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको किसी की हुँ, मदद की जरूरत नहीं है। ये अपने दम पर चुनाव लड़ सकते थे और अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। हुँ, जी। ये अपनी हैसियत थी, सब अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के भरोसे नहीं थे। इन सबसे में सबसे कमजोर बीमा भारती ही साबित हुई, जो पूरी तरह से पार्टी पर डिपेंडेंट थी। हाँ, उनका बिल्कुल। अपना उनका अपना कोई ऐसा वोट आधार नहीं था। कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना कि वो रुपौली की विधायक है तो धमदाहा में भी जाकर के वो सभा करती थी, या कस्बा में भी उनको जानने वाले लोग हैं, या कोढ़ा और पूर्णिया में भी कोई उनको जानता है। छह नहीं, जो विधानसभा वो सीटें, तो पहचानी नहीं थी। वो तो पहचानी नहीं थी। वही तो जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें रुपौली के बाहर आपको कोई जानता ही नहीं, और ना आप जी। किसी को जानती हैं। ऊपर से हुँ, आप जेडीयू छोड़ करके आई आरजेडी में, तो यहाँ आप उसके काडर के साथ आपको एडजस्ट करने में, आपका कोऑर्डिनेशन बनने का समय ही नहीं मिला। आप बना ही जी। नहीं सके आपका हुँ, कोऑर्डिनेशन बन जाए। तो हुँ, ये सब फैक्टर मिलाकर के वो सबसे कमजोर कैंडिडेट थी, तो स्वाभाविक हुँ, रूप से तीसरे नंबर पर उनको जाना था। और पप्पू यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट थे। इंडिविजुअल अगर कैंडिडेट की कैपेसिटी देखेंगे तो वो सबसे मजबूत थे। तो उनकी मजबूती काम आ गई। और ऊपर से जब तेजस्वी यादव, देखिए सबसे, आप कुछ भी कहिए, आज सबसे पावरफुल लीडर अगर कोई है, नंबर 1 परिवार बिहार की राजनीति का है तो लालू यादव का परिवार है। तो जब बिल्कुल। लगता है कि नंबर 1 परिवार किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो अंडरडॉग हो जाता है और उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है। तो वो जी। सहानुभूति पप्पू यादव के साथ हुई, जिसका उनको फायदा मिला है, निश्चित रूप से उनको फायदा मिला है। और वो ओवरऑल वोट परसेंटेज में लगभग बराबरी की टक्कर देते दिख रहे हैं। देखिए हम लोग अब ईवीएम में हाँ जी। वोट किसने किसका बटन दबाया वो तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ हुँ, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो उस ट्रेंड में देखिए लड़ाई लड़ते पप्पू यादव दिखे पूरे 1.5 महीने, जब से लड़ाई हो रही है 1 महीने से पप्पू यादव ही लड़ते दिखे हैं। तो इसलिए बूथ पर भी वो दिखे हैं, बूथ पर भी लोग उनकी बात करते दिखे हैं। और निश्चित रूप से इसका फायदा होता है कैंडिडेट को जब इतनी चर्चा हो जाती है। नहीं देखिए, जब पूर्णिया की बात कर रहे हैं तो आपने ठीक कहा कि जो तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि आपको इंडिया को वोट नहीं देना है तो एनडीए को वोट दे दीजिए। इसका फायदा भी पप्पू यादव को मिला कि आखिर इतनी नफरत क्यों पप्पू यादव से। लेकिन पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम ने पप्पू यादव को कुछ नुकसान भी पहुंचाया। जैसे तेजस्वी यादव की सभा में जो नोकझोंक हो गई और भी कुछ जगहों पर मारपीट की घटनाएं घटी, तो जेडीयू यह प्रचार करने में कामयाब हुई कि यदि पप्पू यादव जीत जाते हैं तो पूर्णिया का माहौल खराब हो सकता है। पप्पू यादव खुद अच्छे हो गए हैं लेकिन उनके कार्यकर्ता बेकाबू होते हैं, तो कहीं भय पैदा न हुआ हो। देखिए इस कारण ही जो लोग यह कह रहे थे 2 दिनों पहले तक कि पप्पू यादव जीत ही रहे हैं, वे आज कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा है। तो तेजस्वी यादव तो हार गए और संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव, यदि पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं निर्दलीय, तो इतिहास रचेंगे। इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है।
क्योंकि 2009 के बाद हमने किसी चुनाव में किसी निर्दलीय को बिहार में चुनाव जीतते नहीं, हुए इतने नहीं इतना देखा है। इतने इतने पोलराइज्ड इलेक्शन में निर्दलीय कैसे जीतेंगे? इतना पोलराइज्ड जब इलेक्शन है, जब 2 गठबंधन के बीच आमने-सामने का मुकाबला होता है, तो निर्दलीय को बहुत कम मौका रह जाता है। जी। लेकिन जो आपने कहा ना, उसमें एक बात ऐड करना करना ज़रूरी है। ये हुँ, देखिए, एक तो लोग भी समझते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में होती हैं, तनाव होता है, झगड़े होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट में होता है, इस बात को भी लोग समझते हैं। और दूसरा, जिसके मन में भय हुआ, मान लीजिए जो जी। अगड़ी जातियों के लोग हैं या जो व्यवसायी वर्ग होगा, जिसको लगता है कि भय होना चाहिए है, हुँ। वो कितना वोट डालने गया, ये भी डिपेंड करेगा। अभी ये तो हम लोग नहीं हाँ, बता बिल्कुल सकते कि डिपेंड वो करेगा। कितना निकला। नहीं देखिए, अगर यदि हम अगर वो 5 नहीं बजे निकला है, तक, हाँ, 5 बजे तक की जानकारी की बात करें कि 5 बजे तक 55.14% वोटिंग हुई है पूर्णिया में। लेकिन देखिए, भय पैदा हुआ, जो भयभीत हो सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबका था, वही के पास दवा, पानी, सहायता पप्पू यादव ने पहुँचाई, उसे इन बातों से मतलब नहीं था। नहीं मतलब और होता है। वे खुलकर कह रहे थे कि बस एक कॉल करते हैं। कल जब पुलिस वालों से झड़प हुई, तब भी वे किसी की मदद करने जा रहे थे। हाँ, तो यही वो वही कहा ना हमने कि जो तबका है वोटर, बड़ा वोटर जो लाइन लग के वोट जी, देता है इस गर्मी में, हुँ, उसको भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। जो जी, भयभीत हुआ होगा, मान लीजिए जो शहरी मध्य वर्ग, वो हो सकता है कि वोट ही डालने नहीं निकला हो। जी, तो बिल्कुल। वो ऐसे भी नहीं निकलता है, जनरली नहीं हुँ, निकलता। वो लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत हिस्सा नहीं लेते हैं। उनकी सारी हुँ, लड़ाई, अब आजकल सबको एक ट्विटर और सोशल मीडिया मिल गया, सब सारी लड़ाई उस पर लड़ते हैं। तो जमीन पर उतर करके वो नहीं लड़ते हैं। तो हो सकता है कि ये हो, एक तरह का भय हो, लेकिन उसका चुनाव पर एक्चुअल इम्पैक्ट कितना होगा, ये नहीं हुँ। कह सकते। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, हमको नहीं लग रहा है कि वो बहुत इम्पैक्ट होगा। चलिए, तो देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच बहुत तगड़े का मुकाबला है। क्या होगा, 4 जून को पता चलेगा। आगे हम चर्चा करते हैं किशनगंज की। देखिए, किशनगंज में शाम 5 बजे तक 56.12% मत हुए हैं। देखिए, ये कम है। शाम 5 बजे तक की जानकारी के मुताबिक ये कम मत है, क्योंकि यहाँ 70% मुसलमानों की आबादी है। लेकिन जब हम किशनगंज का फीडबैक ले रहे थे, 2-3 दिनों पहले तक यह लग रहा था कि ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अख्तरुल ईमान, वे बहुत अधिक मजबूत स्थिति में हैं। और वहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद आलम, और सांसद हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद। डॉक्टर मोहम्मद जावेद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हमने पढ़ी थी। लेकिन जब आज वोट शुरू हुआ, कहा जाता है कि मुसलमानों के बीच संदेश बहुत तेज पहुंचता है। किसी बात को आप छोड़ दीजिए, वह 2-4 घंटे में हर जगह पहुंच जाता है। तो यह संदेश पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक कामयाब रही कि ओवैसी जीत भी जाएंगे बिहार की एक सीट, तो क्या होगा, और कांग्रेस जीतेगी तो देश में ताकत मिलेगी। तो इसका असर आज दिखा। और मतों का ध्रुवीकरण, मतलब देखिए, वहां मुसलमान में ही डिवीजन होना है। अधिक मतों का ध्रुवीकरण डॉक्टर मोहम्मद जावेद के पक्ष में दिखा है। अजीत जी। देखिए, हम लोग चर्चा करते रहे हैं और हम लगातार जी। कहते रहे हैं कि जो मुस्लिम हम्म, मतदाता है इस देश का, उसको एकमात्र उम्मीद दिख रही है कांग्रेस पार्टी से। अभी उसको लग रहा हम्म, है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सीधा टारगेट कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ रही है और कांग्रेस अलायंस है आरजेडी के साथ बिहार में। अगर आरजेडी भी लड़ रही है तो बीजेपी से वो भी लड़ रही है। तो कौन लड़ रहा है, पहला ये मैसेज होना कि कौन लड़ रहा है, फिर उसका कमिटमेंट क्या है। तो उसका कमिटमेंट है कि कांग्रेस हमेशा सामने विरोध में खड़े रहने वाली पार्टी है और जी। पूरे देश में वही लड़ रही है। अगर उसके नंबर्स बढ़ते हैं तो बेटर चांसेस दिल्ली में है अपोजिशन के पूरे ब्लॉक के लिए, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो। और वो मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए है। ये मुस्लिम मतदाता को भी पता है कि अगर ये मैसेज जा रहा है यहाँ से दूसरे चरण के मतदान से कि बिहार में कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया या आरजेडी ने अच्छा नहीं किया, तो ये जो हवा बनी है पहले चरण से, वो हवा बिगड़ जाएगी। हवा जी। सचमुच बनी है, पहले चरण से एक हवा बनी है कि हम्म, विपक्ष का जो गठबंधन है वो अच्छा काम कर रहा है। तो हम्म, इसलिए भी एक संभावना थी और हमने पहले भी कहा था कि ओवैसी की पार्टी, ओवैसी खुद भी बहुत जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम्म, एक तरह का सद्भाव कांग्रेस ने डेवलप किया है उनके साथ तेलंगाना में सरकार आने के बाद। देखिए, जी। जब से नया राज्य बना था तेलंगाना, तब से तो वहां चंद्रशेखर राव की सरकार थी, जिनको लेकर के कई तरह के सवाल थे। 10 साल जी। तो उन्हीं की सरकार रही। पहली बार नया राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस आई है, तो कांग्रेस ने ओवैसी परिवार के साथ एक सद्भाव बनाया है रेवंत रेड्डी ने।
तो इसलिए वो भी बहुत जोर ऐसा नहीं लगाएंगे। तो अगर जो आप कह रहे हैं कि अंदर से कहीं से मैसेज हुआ होगा, तो वो सब मैसेज होगा कि इस तरह से कर दिया जाए कि कांग्रेस के साथ जो माहौल है वो कंटिन्यू करे, कांग्रेस का माहौल कैरी फॉरवर्ड करे। पिछली बार भी ये हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि जेडीयू के कैंडिडेट को भी अच्छा खासा वोट आ गया था, जी, जो नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, और वो जी, उसमें मुसलमान का वोट भी शामिल था, जी, क्योंकि मुस्लिमों का एक सद्भाव रहा है नीतीश कुमार के प्रति, चाहे 5% वोट हो, 10% हो, वो वोट उनको मिलता है। उनको भी जी। लोग चाहते हैं कि ये रहे। देखिए, ये भी स्ट्रेटेजिक हो नहीं, ये सकता बात तो बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमानों का तेजस्वी यादव के प्रति इस बार रिज़र्वेशन है। वे विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन नफ़रत नीतीश कुमार से नहीं है। नहीं है नफ़रत बस इस बात से है कि वे बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ। जी, तो इसमें हाँ, कहीं लेकिन कोई शक जी, हाँ, लेकिन मुस्लिम मतदाता जो है ना, वो एक विकल्प बिहार में तीसरा विकल्प बनाए रखना चाहता है हमेशा। जी, आप देखिएगा नीतीश कुमार के प्रति इसी वजह से सद्भाव है कि वो हुँ, बीजेपी के साथ भी रहते हैं, तब भी हार्मफुल नहीं है, तब भी कोई ऐसा जी, नुकसान करने वाला काम नहीं कर सकते हैं। गैर हुँ, बराबरी का भाव नहीं आने देंगे कि भेदभाव हो रहा है उनके साथ और उनको सेकंड ग्रेड का सिटीजन माना जा रहा है बिहार में, ये नहीं होने देंगे नीतीश कुमार। तो इस भरोसे में कुछ लोग उनको वोट करते हैं। तो वो वोट पिछली बार हुआ था, काफी अच्छा खासा हुआ था। हमको लगता है कि इस बार वो वोट कम होगा। जी, तो इस बार वोट इसलिए कम होगा कि इस बार बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है चुनाव, और उनको है कि हराना है किसी तरह से बीजेपी को और उसके गठबंधन को। तो उसमें चक्कर में हो सकता है कि जेडीयू को भी पिछली बार से कम वोट आए, और हुँ। ओवैसी को भी पिछली बार से कम वोट आए, और कांग्रेस पहले से ज्यादा बेटर करे किशनगंज में, ऐसा हमको लग रहा है। जी, तो किशनगंज में देखिए एज दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर मोहम्मद जावेद को। देखिए आगे हम कटिहार की चर्चा करें, इसके पहले हम मंगलसूत्र पर आते हैं। देखिए आज जब लोग वोट देने जा रहे थे, महिलाएँ जा रही थी, जहाँ-जहाँ लाइन दिखाई पड़ी, हमने कई पब्लिक ओपिनियंस देखे कि मंगलसूत्र पर पिछले 1 हफ्ते से राजनीति हो रही है। तो जो गाँव की महिलाएँ थीं, जो बड़ा वर्ग है, बड़ी संख्या में मतदाताओं का क्लास है, महिलाएँ कह रही थी, मंगलसूत्र हइये नहीं तो छीनतई कौन? मंगलसूत्र खरीदे ला पैसा देते ही कौन? हाँ? किसी कोई दिखा रही थी हमर गलवा में तो मंगलसूत्र कची यही कलक्का धगवा है। हाँ? तो ये कार्ड बहुत चलता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है कि मंगलसूत्र कांग्रेस छीन लेगी और जमीन मतलब जो माँ बाबूजी की जमीन है संपत्ति है उसे सरकार छीन लेगी। ये कार्ड बहुत चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, कहीं नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं चला। देखिए, ये जो नैरेटिव है, ये पूरा मतलब आउट ऑफ द ट्रैक हो गया, ये पूरा जी, नैरेटिव। हम्म, बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, इतना छोटा सा भौगोलिक एरिया है, लोगों के पास लैंड होल्डिंग है कितनी? 1 एकड़ जी, 2 एकड़ तो लैंड होल्डिंग है, उसमें से कौन तो छीनेगा, किसको बांटेगा वहां? हम्म, और सब लोगों ने देखा नहीं कि छीनना बांटना छोड़ दीजिए, भूदान में जिन लोगों ने जमीनें दान की थी वो किसको मिली? जी तो बिल्कुल। उसका क्या उस ये नहीं होता है कि आप उस पर कोई यकीन नहीं करेगा कि किसी की छीन करके कोई किसी और को दे देगा। और हम्म, ये जो नैरेटिव हुआ, जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर जवाब दिया, उन्होंने मंगलसूत्र को लेकर के जो बातें कही, वो भी अपील कर रही हैं, लोगों तक वो बात पहुंची है उनकी। लेकिन उसके अलावा भी एक चर्चा ये है कि 2014 में 24,000 रुपए 1 तोला सोना था, और जी आज बिल्कुल अब 74,000 बढ़ते जी, आज चौहत्तर आज पचहत्तर बात हजार रुपए है, तो कौन हाँ, तो खरीद तब रहा है? जो गरीब जी, आदमी कौन जो सा मनरेगा की नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और जो 5 किलो अनाज देके पल रहा कर रहा है, वो कहाँ से सोना खरीद लेगा? उसको 1 ग्राम सोने की कीमत 7,500 1 ग्राम की। जी, वो जी, क्या बिल्कुल। बनवा रहा है और क्या पहन रहा है? ऊपर से इसलिए मेकिंग चार्ज। हाँ, ऊपर से मेकिंग चार्ज है। जी, वो कौन खरीद रहा है, बनवा रहा है? इसलिए ये चीज़ अपील नहीं करेगी। हालाँकि एक देखिए, ये एक हमेशा का ट्रेंड रहा है, चुनाव के दिन प्रधानमंत्री ज़रूर जाकर के सभा करते हैं, उन इलाकों में हुँ, जो सेंसिटिव इलाके होते हैं। तो आज भी बिहार में थे प्रधानमंत्री, उन्होंने सभा की, उन्होंने अपील की। अब पता नहीं उनकी अपील का असर हुआ या नहीं, मतलब जहाँ वो सभा कर रहे थे, वहाँ तो अभी चुनाव था नहीं, उसके बगल में कर रहे थे वो। अररिया में। नहीं देखिए हाँ, इसका एक और बैकफायर भी हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि मतलब ज़मीनें छीन ली जाएँगी, ज़मीनें दूसरे को बाँट दी जाएगी। ये जो गरीब तबका है, जो भूमिहीन है, हमने उनके बीच चर्चा सुनी, अच्छा तो है, ज़मीन में हम हाँ, मतलब यह भी आप सोचिए, जो बड़ा तबका भूमिहीन है, उसे ये लग रहा है कि अच्छा तो है हुँ। कि ज़मीन छीन के हमरा मिल जैतै। वही हाँ? वही वही उसको अपील कर गई अगर ये बात। हम तो बार-बार ये हाँ, बात कह रहे हैं, हम कई बार आपने हमने यहाँ भी बातचीत में आपके साथ भी कही थी कि अगर मान जी, लीजिए कि उसको अपील कर जाए ये बात, हुँ, कि भाई यहाँ तो 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। हुँ, 40% संपत्ति सिर्फ बिल्कुल, 1% लोगों के पास है। और बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति इस देश में, ज्ञानेश्वर जी, 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो टॉप हुँ, 5% में आता है। जी, इतनी गरीबी है इस देश में और इतनी आर्थिक हुँ, विषमता है।
अगर 90% आबादी को ये समझ में आ जाए कि ये तो कांग्रेस पार्टी बड़ा अच्छा कर रही है, कि अगर आ जाती है तो दूसरे लोगों का पैसा, अमीरों का जो पैसा है वो लेके और हमको दे देगी, तब तो हम्म, उसको लगेगा कि ये ठीक है, फिर इसी को वोट देते हैं। ये तो उल्टा ही पड़ जाएगा ना। और आप जी, याद करिए प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी 2014 में। प्रधानमंत्री तो नहीं, उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी। हम्म, तो उन्होंने भी कहा था, फर्क ये है कि उन्होंने कह दिया था कि काला धन। लेकिन जी, धन क्या, धन काला और सफेद थोड़े होता है, धन तो धन होता है। तो हम्म, जो विदेशों में जमा है धन, हम उसको ले आएंगे और इतना धन है कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। तो ये भी तो बिल्कुल, संपत्ति बांटने की ही बात थी ना। और लोगों ने इसको बड़ा सीरियसली लिया था कि भाई पैसा आएगा बाहर से तो हमको भी मिल सकता है। और जी, अभी भी देखिए प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि हम, जो ईडी ने पैसा जमा किया है, हजारों करोड़ रुपए जो जब्त किए हैं, वो हम किस तरह से बांट दें, जो पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये भी तो हम्म, संपत्ति बांटने की ही बात है। तो यही बात तो जी, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। हम्म, अगर संपत्ति के पुनर्वितरण की बात उनके घोषणा पत्र में है, हालांकि वो दूसरे तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम्म, तो नहीं करेंगे कि आप छीन के दे दीजिए। ये भी एक तरीका है जो उन्होंने कहा है, कि जो तेजस्वी यादव ने भी कहा, अपने यहाँ हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि 8,500 रुपए हर महीना को, हर महिला को हर महीने देंगे। तो हम्म, ये भी तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी तो कहीं आएगा। हम, आप और दूसरे लोग जो टैक्स दे रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, और देश के सभी 140 करोड़ लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उसका जो पैसा आएगा, उसी पैसे में से तो देंगे। कि आपको 8,500 रुपए हर महीना हर महिला को दे देंगे, उसको फ्री गैस सिलेंडर दे देंगे, उसको मुफ्त में और सारी चीजें, बस पास दे देंगे। तो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी बात नहीं, हो। अच्छा, अच्छा, ये होता रहा है अजीत जी। देखिए, आप और हम तो बहुत मतलब 35 साल हो गए। चारा घोटाले के दिनों में आप याद कीजिए, मैं तो चारा घोटाले को कवर कर रहा था। पटना में चर्चा हुई, एक व्हाइट हाउस है चारा घोटाले का, बुद्ध मार्ग में, ओल्ड म्यूजियम के सामने जब्ती भी हुई। क्या हुआ आज तक? कोई वही। वितरण हुआ? हाँ, आपको वह भी याद होगा कि नारायण मिश्रा, बिहार पुलिस के डीजी, उनके घर को जब्त किया गया। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो इतना आसान तो ये हाँ, नहीं। होता नहीं। हाँ, चारा घोटाले में जिन लोग की संपत्ति जब्त की गई, आज भी मतलब देखिए, मैं पटना के फ्रेजर रोड में देखता हूँ, पटना के एसपी वर्मा रोड में देखता हूँ, वो संपत्ति जब्त है इनकम टैक्स के पास। फील्ड है, हाँ। लेकिन, हाँ, लेकिन किराया वसूल रहे हैं वही लोग। उस जमाने में किराया यदि 500 रुपए था, तो 500 रुपया तो इनकम टैक्स को जमा हो रहा है, और बाकी जो किराया बढ़ गया वो उनके पास जमा हो रहा है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। हाँ, तो ये सब होता नहीं है उस तरह से। वो सरकारें दूसरा तरीका निकालते, जो आजकल हम सब लोग देख रहे हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं, बस पास फ्री दे जी, रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हम्म, हैं, महिला के खाते में नकद पैसे भेज रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान के खाते में भेज रहे हैं। तो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ही है, ये संपत्ति का पुनर्वितरण है। इसी की बात जी, राहुल गांधी कर रहे थे। हम्म, उसको इस एक्सट्रीम पर जाकर के व्याख्या करना कि वो जमीन छीन लेंगे, आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले लेंगे, ये कुछ अतिशयोक्ति हो गई, जिस पर लोग ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यकीन अच्छा, करने लगे तो वो जी, उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा तो गरीबी है ना। हाँ, ज्यादा तो गरीबी भूमि, है। हाँ, मैं मतलब सुन रहा था जहानाबाद में लोग, मतलब जो लोग वोट डालने गए, उसके अलावा जहानाबाद में देखिए, ये सब जो लोग क्लास वाले लोग हैं, जो भूमिहीन वाले, लंबा संघर्ष चला है वहां नक्सलियों का, क्योंकि कह रहे कि अच्छी बात तो है, जमीन ले लो, जमीन बांट दो। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो खैर चलिए, अब हम चलते हैं कटिहार। वहां शाम 5 बजे तक 55.5% 54% वोटिंग हुई। और जो कटिहार की खबर है कि तारिक अनवर और दुलालचंद गोस्वामी में सीधा मुकाबला हुआ है। 2014 में एनसीपी कैंडिडेट की हैसियत से तारिक अनवर चुनाव जीत गए थे। 2019 में मामूली मतों के अंतर से, 50,000 करीब मतों के अंतर से तारिक अनवर हारे थे। और आज भी जबरदस्त नहीं, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ है। और खबर ये आ रही है कि वहां बीजेपी वालों ने भीतरघात किया है जेडीयू उम्मीदवार के साथ। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बस वोट देने गए हैं और आकर घरों में बंद हो गए। यहां भी देखिए, मुसलमान लोग। ये खबर, ये हम लोगों के पास पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी, बीजेपी के भीतरघात की भी चर्चा की थी, हम लोगों ने नाम लेकर के चर्चा की थी कि चाहे हम्म, अशोक अग्रवाल हो अशोक या निखिल अग्रवाल हो चाहे चौधरी के निखिल चौधरी समर्थक हो। हो। तो ये सब लोग नहीं चाहेंगे कि वोट वहां से फिर तो जेडीयू का उम्मीदवार दूसरी बार जीत जाए। और जी, ये जो, मतलब ये वहां भीतरघात बीजेपी के जेडीयू के आदमी है, सीट भी छीनने की हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि सीट भी किसी बिल्कुल। तरह से छूट जाए, जेडीयू के कोटे से निकल जाए, उसकी भी कोशिश हुई होगी कहीं ना कहीं। हम्म, और ओवरऑल भी 5 सीटें बीजेपी ने छोड़ दी नीतीश कुमार पर ही लड़ने के लिए। जी, हम लोग ने देखा, हम लोगों ने चर्चा भी की कि प्रधानमंत्री की भी सिर्फ एक सभा हुई, वो भी 16 अप्रैल को हाँ, पूर्णिया पूर्णिया गए। में। 16 अप्रैल को भी पहले चरण जी, का प्रचार बंद होने के पहले। अब 10 दिन तक हम्म, नहीं, 10 दिन में एक सभा नहीं हुई प्रधानमंत्री की, जबकि हम्म, इसके पहले जहां 4 सीटों पर हुआ पहले चरण में, वहां 3 जगह गए प्रधानमंत्री।
जी, तो ये पूरी तरह से छोड़ दी गई लड़ाई की जेडीयू लड़े अपना, चूंकि जेडीयू की सीटें हैं तो जेडीयू लड़े। तो जी, जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी की सारी उम्मीदें इस बात पर हैं कि जो अत्यंत पिछड़ा, जिसकी आबादी माना गया है कि 36% है, हालांकि उसमें मुसलमान भी है, लेकिन हुँ, 36% जो आबादी, उसमें 26% मुसलमान है, 8% मुसलमान है, तो जी, टोटल 28% अत्यंत पिछड़ा का जो वोट है। तो ये माना जा रहा है कि वो अत्यंत पिछड़ा का वोट आएगा। और जो हुँ, जेडीयू बीजेपी कॉम्बिनेशन का वोट है, जिसको राजनीति से नहीं मतलब है, जो आम आदमी है जो चुपचाप जाके वोट करता है, वो जी, वोट आएगा। तो ये एग्रेसिव वोट नहीं हुआ। हुँ, एग्रेसिव वोटिंग का मतलब है वो हुआ होगा तारिक अनवर के साथ, जो हम लोग को सूचना है वहां से कि मुस्लिम लीग बिल्कुल, बिल्कुल, की आबादी 40-42% है मुसलमान की भी, और उसके साथ दूसरे लोग। तारिक अनवर का एक पुराना इतिहास रहा है उस इलाके को रिप्रेजेंट करने का, या बिहार में पॉलिटिक्स का भी पुराना रहा है, हर वर्ग में उनको मानने चाहने वाले लोग हैं। तो इस वजह से लड़ाई हो गई है। वोट तो देखिए निश्चित रूप से अगर विभाजन है, ध्रुवीकरण है, तो वो वोट का परसेंटेज देखिएगा तो जेडीयू बीजेपी के पक्ष में दिखेगा, ओवरऑल वोट का जी, परसेंटेज जो है सो। हुँ, लेकिन वोटिंग कम हुई है, पिछले बार के तरह बहुत उत्साह के साथ लोगों ने वोट नहीं किया है। तो हुँ, ये वोट जो एग्रेसिव वोटर है, जो तारिक अनवर का समर्थक है, वो निकल के ज्यादा गया, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी जेडीयू के लिए। अगर इनका भी चुपचाप वोट गिरा है, जब ये जी, अभी तो अंतरिम आंकड़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग का फाइनल जब आ जाएगा, अंतिम आंकड़ा वो बिल्कुल, वहां तक आएगा, तो हुँ, उस पर फिर पता चलेगा, उसमें तस्वीर साफ होगी। वैसे ये कांटे की लड़ाई वाली सीट है कटिहार। जी, तो कटिहार कांटे में की लड़ाई वाली सीट है। भागलपुर मात्र 47.26%, 47.26% शाम 5 बजे तक। यहाँ अधिक वोटिंग की उम्मीद थी, लेकिन भागलपुर शहर ही उदासीन रहा। और यहाँ देखिए ये खबर पक्की है कि अति पिछड़ी जातियों के मतदाता गुलबंद हो गए। लेकिन यह भी खबर पक्की है कि इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के उम्मीदवार का बूथ आधार बढ़ा है। उनके साथ मुसलमान यादव के साथ साथ सवर्ण भी जुटे हैं और ब्राह्मण भी जुड़े हैं। लेकिन यहां भी बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ साजिश रची है और जेडीयू वाले ने भी जेडीयू के खिलाफ साजिश रची है। गोपाल मंडल उदाहरण है। हम्म। तो यहां भी मुकाबला देखिए, आप कह नहीं सकते हैं कि 5 में 4-1 होने जा रहा है कि 3-2 होने जा रहा है, 5-5 तो नहीं होने जा रहा है। तो भागलपुर की लड़ाई भी दिलचस्प है। देखिए, भागलपुर के बारे में एक बात समझने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। इन 5 सीटों में से एकमात्र सीट है, बाकी 4 सीटों पर आप देखिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा बनाम मुस्लिम, मुस्लिम जी, बनाम मुस्लिम, अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा, यादव जी, बनाम यादव, हम्म, ये सीट है। बांका यादव जी, बनाम यादव है, कटिहार बिल्कुल, मुस्लिम बनाम अति पिछड़ा है, हम्म, पूर्णिया यादव बनाम पिछड़ा कुशवाहा बनाम बनाम अति यादव है। पिछड़ा है, और जी, किशनगंज मुस्लिम बनाम मुस्लिम। हम्म, भागलपुर एक सीट है जहां पिछड़ा बनाम अगड़ा है, अति जी, पिछड़ा बनाम भूमिहार है। तो ये जो आपने पहले कहा, वो उसी को प्रतीकित करता है, उसी को दिखाता है कि सवर्ण जहां कैंडिडेट है, उसके खिलाफ अति पिछड़ा गोलबंद हुआ। ये हम हम्म, लोगों ने देखा नवादा में, ये जी, हम लोगों ने देखा औरंगाबाद में हम्म, भी, जो भागलपुर में भी दिखा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, एक स्वाभाविक रुझान उनका अपनी जाति के कैंडिडेट के साथ, और एक स्वाभाविक दूरी दिखी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अजीत शर्मा के साथ। अजीत शर्मा का अपना स्ट्रेंथ है, वो मैनेजमेंट जानते हैं, और जैसा आपने कहा कि मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ा है, और उसके साथ हो सकता है इंडिया ब्लॉक का जो एमवाई समीकरण का वोट है वो भी जुड़ा हो, और वो जी, कुछ हद तक अपने अपनी जाति का वोट भी ले आएंगे, कुछ वो फॉरवर्ड अपनी ब्राह्मण जाति का। भी और ले यहाँ आएंगे। देखिए, यहाँ कुछ वोट उन्हें कुशवाहा जाति का भी मिला है। ये बात भी है, क्योंकि कोई कुशवाहा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए कुशवाहा जाति का मत भी मिला है। क्योंकि अजय मंडल के खिलाफ इतना गुस्से में थे लोग कि पूछिए मत। लेकिन वो एक अजय मंडल को लेकर के जो पहले नाराजगी थी, समय के साथ जी, जब नैरेटिव चेंज हुआ, उस नैरेटिव के साथ चीजें बदल गई कि ठीक हम्म, है, अब जैसा भी है, लोग गाली दे करके भी वोट देते हैं ना। हम लोगों ने कितनी जगह तो देखा है कि लोग गाली दे करके वोट देते हैं, चलो यहाँ क्या जी, देखना है, नीतीश कुमार हम्म, को देखते हैं, और ऊपर नरेंद्र मोदी को देखते हैं, ये सोच करके, इस सोच में जाकर के लोग वोट करते हैं। तो वो हम्म, एक समीकरण है। देखिए, पहले दिन से लड़ाई, हम बार बार कह रहे हैं कि अजीत शर्मा मामूली ढंग से लड़ के सरेंडर करने वाले कैंडिडेट नहीं है। वो जी, लड़े, पूरी ताकत से लड़े हैं वो, और उनके साथ वोट का एक समीकरण रहा। अब उनकी अपनी जाति का वोट कितना आया, हम्म, जो एक कोर वोट है बीजेपी का, वो कितना बीजेपी की तरफ गया, कितना उनके साथ आया, ब्राह्मण उनके साथ कितने आए, तो ये कई चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन वहां जब जब से वो शैलेश कुमार जो है, बुलो मंडल, जो वहां के पहले के जी, एमपी थे, वो भी जेडीयू में ले आए नीतीश कुमार, तो जो उनकी हम्म, अपनी जाति है, कैंडिडेट अजय मंडल की जो गंगोता है, जो सबसे बड़ा वोट आधार, जो सबसे बैंक बड़ा है। वोटर है वहां का, वो एक जी, मुश्किल के साथ गया होगा, तो वो अपने आप में हम्म, बहुत ज्यादा वोट है।
जी। उसके साथ कुछ और समीकरण का अगर वोट जीत जुड़ जाएगा तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। हम लोग उतना कांटे की टक्कर नहीं कर सकते, वहां एक तरफ का रुझान दिख रहा है। जी, चलिए तो देखिए आखिरी सीट जो जहाँ चुनाव हुआ है बांका। बांका में शाम 5 बजे तक 49.5% वोट पड़े थे और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि राजपूतों ने फैसला कर दिया है। यदि कहीं एनडीए इन 5 सीटों में सबसे ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में है तो बांका के बारे में जानकारी दी जा रही है। गिरधारी यादव के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन मतदाताओं की गुलबंदी हुई, अति पिछड़ी जाति के मतों की गुलबंदी हुई और राजपूत यहाँ संतुलन बनाने वाले थे। तो राजपूतों ने जेडीयू के पक्ष में या यूं कहें कि मोदी के साथ खड़े होने का फैसला किया, नीतीश के साथ खड़े होने का फैसला किया और यहाँ आज के चुनाव में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में गिरधारी यादव बताए जा रहे हैं। नहीं, ये रिपोर्ट है वहां से, मुझे बांका की ये रिपोर्ट है। पहले दिन से लग रहा था कि जयप्रकाश यादव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन जी। चूंकि जयप्रकाश यादव एक बड़ी मजबूत पॉलिटिकल फैमिली है वहां उनकी, लालू यादव की ब्लेसिंग से भी और अपने भी, उनके भाई भी सक्रिय राजनीति में है, वो खुद भी हैं, तो ये एक अच्छा बड़ा राजनीतिक परिवार है उनका, जयप्रकाश यादव का। और वो जी। थ्रेटेंड करता है जो राजपूत, जो कहा जिस दिन जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वहां से, पुतुल देवी भी रही हैं, दिग्विजय सिंह भी वहां से चुनाव जीते हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो जी। ये एक एक थ्रेट है कि अगर जयप्रकाश यादव मजबूत होते हैं तो उनको रिप्लेस करना मुश्किल होगा। देखिए, जी। लोकल, हम बहुत लोकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाना है, उस नाम पर राजपूत गए होंगे उनके साथ, वो एक चीज है। लेकिन लोकल समीकरण भी इसमें काम किया होगा कि किसी तरह से गिरधारी यादव उतने मजबूत नहीं है कि इनको नहीं रिप्लेस किया जाए, लेकिन बिल्कुल। हाँ। जयप्रकाश यादव को रिप्लेस करना मुश्किल है अगर वो फिर से जीत के एमपी हो जाते हैं तब। जी। तो ये भी सोचा गया हो सकता है कि उनको रोकना है किसी तरह से, तो फिर दूसरी तरफ चला जाए गिरधारी यादव के साथ। और ये अत्यंत पिछड़ा का वोट इन 5 सीटों पर, चूंकि नीतीश कुमार की सीट है और सब मानते हैं कि नीतीश कुमार को के प्रति उस वोट का एक रुझान हमेशा रहा है, तो वो जी। वोट उनके साथ गया है। और अगर कुछ भी यादव का वोट अगर जुड़ जाता है गिरधारी यादव के साथ, तो वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। चलिए देखिए आज हमने जहां 5 क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। रात तक और भी खुलेगा, कल हम फिर चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या और भी तस्वीरें सामने आई और क्या संकेतक मिले जो नतीजों को और स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।